हम लोग नीट के प्रीवियस 35 ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर के। देखिए जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नीट 2020 में आया हुआ। क्या कह रहा है, देखिए एक एक वर्ड को पहले समझना है अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे इसने कहा 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg, तो तुरंत 2 पार्टिकल आपको बना लेने हैं 5 kg और 10 kg के, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर अटैच टू द 2 ends ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन का हमने मतलब निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg, 5 kg से सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। देखिए बताया गया कि अगर यहाँ पर 5 kg और ये भी 5 kg होता तो हमारा सेंटर ऑफ मास ठीक मिड पे लाई करता, बोले तो 50 सेंटीमीटर। लेकिन इक्वल मास है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा हैवियर मास की तरफ। तो यानी कि हमें उस ऑप्शन की तलाश करनी होगी जो 50 से तो बड़ा हो। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके। अब बचे हैं दो ऑप्शन, 67 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था 100 को आपको 2:1 में डिवाइड करना है। इधर से डिस्टेंस 2 होगी, इधर से 1। तो 100 को 2:1 में डिवाइड करने का मतलब एक हिस्सा 100/3, तो दूसरा हिस्सा 200/3, और 100/3 की वैल्यू 33, तो ये वैल्यू कितनी, 67। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 67 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही पढ़ेंगे। 3 मासेस, तो कितने मास बनाना है इस बार, 3 मास। 3 मास बना लेते हैं, 1 2 और 3 मास। 3 मास हमने बना लिए। अब क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पर रखे हैं 300 ग्राम का जो पार्टिकल है वो कहाँ रखा है, ओरिजिन पर रखा है। तो ये ओरिजिन 0,0 पर रखा है, ठीक है। अगला 500 ग्राम का जो पार्टिकल है 40 पर रखा है, तो ये 500 ग्राम और ये 40 पर रखा है, ठीक है, 40,0 पर। फिर अगला देखो जो कह रहा है 400 ग्राम का पार्टिकल 70 सेंटीमीटर पर। ये 400 ग्राम है, ये 70 पर, यानी 70,0। सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमसे फिर से पूछा द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। अब बस देखते हैं और मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। m1 r1 पहला मास और इंटू एक्स की डिस्टेंस 0 हो गया, प्लस दूसरा मास इंटू डिस्टेंस 500 ग्राम इंटू 40। जैसे यहाँ पर ग्राम में है तो आप चाहो तो किलोग्राम में बदल दो, कैलकुलेशन हो जाएगी, अदरवाइज वैसे ही रख दो। 500 इंटू 40 प्लस अगला 400 इंटू 70 अपॉन टोटल मास 500 300 800 400, तो कितना हो गया 1200। सॉल्व कर लेते हैं, 500 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 20,000, प्लस 400 इंटू 70, ये हो गया 28। तो अब यहीं से देखने पे आ रहा है, आपका कैलकुलेशन को बहुत नीड नहीं है यहाँ पर, ये हो गया आपका 120, ठीक है। यहाँ से देखने से ही दिख रहा है कि 48 ये आ रहा है और 12 ये, लगभग 4, तो 4 के करीब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। कैलकुलेशन आप हमेशा चेक कर लेंगे। ये 500 इंटू 2000, 20,000 ये हो गया, 28,000 ये हो गया, 48,000 ये हो गया, और ये हमारा जो है 120 मतलब 1200 ग्राम, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 40। तो फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपके नीट 2009 में आया हुआ सवाल है। क्या है देखिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg। डायग्राम बनाएंगे। 1 ग्राम 3 ग्राम के 2 पार्टिकल्स हैं और इनके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए गए हैं। इस बार क्या दिया गया है, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया गया है -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, पूरा दिख रहा है। चलिए तो अब फिर से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई कैप, फार्मूला अपने पास वही, फिर से 2 पार्टिकल के लिए क्या था फार्मूला, m1 r1
प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि हमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहने वाला है, कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आई कैप -6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन टोटल मास कितना है 4। बस इसी को चेक करेंगे हम हमेशा। देखिए तो यहाँ 1 है, आई कैप -9 आई कैप, तो कितना हो गया -8 आई कैप। फिर यहाँ पर देखो प्लस 2j कैप है, -6j कैप है, तो कितना हो गया -4j कैप। यहाँ देखो प्लस k कैप है, यहाँ प्लस 3k कैप है, तो कितना हो जाएगा +4k कैप। अब देखो डिवाइड में 4 है, डिवाइड में 4 होने का क्या मतलब है, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करोगे -2, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिए आप, ये एलिमिनेट हो गया, ये दो बस हो सकते हैं। और यहाँ से देखो k कैप है, इसमें j भी आना चाहिए क्योंकि j भी है, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। पूरा भी सॉल्व कर लो, ये -2 आई कैप -j कैप और प्लस k कैप, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार पूरी कैलकुलेशन की जाए तो ही आंसर आएगा, आपको कई बार अपने स्टेप बचाने के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अभी तक देखिए जितने भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए आपके 2 पॉइंट के लिए रहेगा फार्मूला R2 तक रुक जाएगा, 3 पॉइंट मासेस के लिए है तो फार्मूला R3 तक जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, फिर से 2 पार्टिकल बनाने हैं, बना लेते हैं, M1 M2, ठीक है। और इफ द पार्टिकल ऑफ मास M1 इज पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d, अगर इसको हम d पुश करें सेंटर ऑफ मास की तरफ, ये मान लो सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, d पुश कर रहे हैं, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास M2 मूव्स एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिनल पोजीशन। अगर M1 को हम d शिफ्ट करें तो M2 को कहाँ शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही बना रहे, ठीक है। तो बताओ सेंटर ऑफ मास पहले भी यहीं था, पहले यहाँ था, अब भी यहीं रखना। अब ये d डिस्टेंस आ गया, तो बताओ ये d डिस्टेंस आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस जाएगा, मान लो x, तो फार्मूला क्या होता है, इधर का मोमेंट m1d इक्वल्स टू इधर का मोमेंट m2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई m1 बाई m2 इंटू डी, तो हमारा आंसर आ जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस such that an equilateral triangle is formed when center of 3 balls are joined। देखिए 3 बॉल को ऐसे रखा गया है कि इनके सेंटर को अगर ज्वाइन करें ना तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कुछ ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर लाई करेगा भाई, सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पर लाई करेगा, आपको पता ही है। ये सेंटर क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ एनी 2 बॉल, ये तो गलत हो गया। सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, ये भी गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये भी गलत हो गया। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का किस पे डिपेंड नहीं करता, तो पोजीशन पर डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस पर करता है, मासेस ऑफ द पार्टिकल इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी, लेकिन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख लिया। आगे बढ़ते हैं नीट 2012 का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम बनाएंगे। 2 पर्सन ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg। तो 2 पर्सन को बनाने वाले हम, एक 55 kg का और एक 65 kg का। ठीक है, 2 पर्सन हो गए अपने 55 kg और 65 kg के। ये किसी बोट के एंड पर बैठे, तो ये अपनी बोट है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर। बोट की लेंथ जो है कितनी है, 3 मीटर है। और इसका जो वेट है 100 kg, इसका वेट कितना है, 100 kg है। ठीक है, द 55 kg मैन, जो 55 kg का मैन है वो गया और इस पर्सन के पास बैठ गया। ठीक है,
and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifted. तो बताओ, इस वर्ड को ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास, ये जो भी हरकत हुई है वो किसकी वजह से हुई? इंटरनल फोर्सेस की वजह से, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब आगे देखिए, कह रहा है कि टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल्स शुरुआत में कैसे हैं? रेस्ट पर हैं। मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसको देखिएगा, अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, और हमें पता है कि इंटरनल फोर्स के सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बोल रहा है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि रेस्ट पर। अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा होता तो v वेलोसिटी से कंटिन्यू चलता रहता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को तरफ। क्या कह रहा? अ मैन ऑफ मास 50 kg, तो एक मैन बनाते हैं 50 kg के, स्टैंड कर रहा है कहाँ पे? ग्रेविटी फ्री स्पेस में। कितना दूर? क्वेश्चन में बोला 10 मीटर एबव द फ्लोर, तो 10 मीटर एबव फ्लोर पे ये खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ही थ्रोज अ स्टोन, इसने एक स्टोन को फेंका, स्टोन को फेंका कितने की स्पीड से? स्टोन का मास है 0.5 kg, ठीक। कितने की स्पीड से फेंका है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। तो अब बताओ, ये मैन और बॉल सिस्टम है। कैसा सिस्टम? मैन बॉल सिस्टम। बॉल को रिलीज कर दिया, तो ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। तो अब यहाँ से कह रहा है व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर, जब ये यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर चल के, तो मैन कितना ऊपर चला जाएगा? अब देखो, मैन जब भी अगर बॉल नीचे आएगी तो मैन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 10 से बड़ा होना चाहिए। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है, और 20 तो कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.1। कैसे आया? आप ऐसे सोचो, 0.5 kg की बॉल है और वो गई है 10 मीटर, तो 50 kg का मैन है। हमें पता है हल्की चीज़ें ज़्यादा दूर जाती हैं, भारी चीज़ें कम। तो ये 100 गुना मास बढ़ गया, तो डिस्टेंस 100 गुना घट जाएगी। तो कितना हो गया? 1/10, बोले तो 0.1। तो 10 पे तो पहले था, 0.1 और ऊपर चला गया, तो आंसर कितना हो गया? 10.1। बट कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए, कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a और b वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट का एक ही मतलब होता है। और a डॉट c का मतलब a वेक्टर और c वेक्टर भी कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है देन द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a, वेक्टर a के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा? तो हमें बताया a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? c वेक्टर आएगा। ये तो पैरेलल नहीं होगा, पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। v प्लस सी को भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर। लेकिन b क्रॉस सी करोगे आप, b क्रॉस सी करोगे तो इनका रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, ए बी सी। हमें पढ़ाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है इसके परपेंडिकुलर आता है, वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? वेक्टर ए के, और यही क्या हो जाएगा? अपना पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा कि ए और बी एंगल पूछा गया है, ठीक। ए और बी दो वेक्टर है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ए बी साइन थीटा। डॉट का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ √3 की बजाय 1 दे दे तो एंगल कितना हो जाएगा? 45। यहाँ 1/√3 दे दे तो एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन में चाहे थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। एंगल पूछा है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। अच्छा, एंगल थीटा है, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर। हमें पता है कि जब भी बी क्रॉस ए लेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। सपोज अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इसको आई मान लेते हैं, इसको जे। तो ये आई क्रॉस जे डॉट आई पूछना चाह रहा है आपसे, सपोज ऐसा हमने मान लिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? के डॉट आई, और आंसर कितना हो जाएगा इसका? 0। कहने का मतलब इनका
जो रिजल्टेंट आएगा वो बी और ए के परपेंडिकुलर आएगा, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी। तो किसी भी परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। और आप देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, पानी लो यार, ठीक नहीं है इसे ले आओ। फिर से देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, √3 दिखा, एंगल तुरंत आपको समझ जाना चाहिए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एंगल कितना है इनके बीच, 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो किसी भी वेक्टर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे v का रिलेशन क्या होता था, ओमेगा क्रॉस आर। तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए आप, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए जब i कैप लिखेंगे, जब i कैप लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, फिर माइनस, फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस प्लस, ठीक। कितना हो जाएगा, अब देखो यहीं पर मिल गया 24 माइनस 6 18 i कैप, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, तो हमने 15 क्वेश्चन किए और जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करें, एक ऑप्शन मिल गया आगे बढ़िए टिक करके। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए अभी रिसेंट नीट 2020 का क्वेश्चन आया। क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है। टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, आर क्रॉस एफ। गलती से एफ क्रॉस आर मत कर दीजिएगा, ना आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या है, आर, आर दिया है अपना 2k कैप क्रॉस ये कितना है 3j कैप। अब 2 इंटू 3 6 आ गया अपना आंसर। अब यहाँ पर दिख रहा है k क्रॉस j, मान लीजिए आप भूल जाएं तो आपको याद होगा k सामने होता है, j की तरफ हाथ करेंगे इधर तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ऐसे k फिर i की तरफ घुमाएंगे तो किधर हो जाएगा, -i कैप। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, नीट 2020 में आया हुआ ये सवाल। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ, तो क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी वही फिर से टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी वही कहानी लगने वाली है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब अब देख लो, आर फाइनल माइनस इनिशियल जीरो। मैं यहाँ पर आर लिखता हूँ पहले, देखो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, जैसे इसने बोला है ना अबाउट द पॉइंट, तो ये अपना क्या हो गया, इनिशियल हो गया, और ये क्या हो गया अपना फाइनल हो गया, ठीक। अबाउट जब पॉइंट जो बोलता है वो क्या हो जाएगा अपना इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। यहीं पर समझना है हमें, 2,2 2 और वो कितना है 2,0,3। तो बस चेंज इन पोजीशन निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, और इसका क्या कर देंगे हम डॉट प्रोडक्ट, और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाउ का फार्मूला भी पढ़ा था हमने, आर क्रॉस एफ। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। सेम क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, फिर से फोर्स दिया है और आपसे कह रहा आर दिया है, कह रहा द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, ठीक। एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब टॉर्क क्या हो, जीरो हो। अब टॉर्क जीरो होने का मतलब, अब इसमें क्रॉस मत लगाइएगा, आर डॉट एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। भाई होता तो रिलेशन क्रॉस में, डॉट में निकाल लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा इंटू 2 2 अल्फा, 3 इंटू -6 -18, 6 इंटू -12 तो कितना हो जाएगा, -72 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा चेक करिएगा, ये 2 अल्फा हो गया, ये 3 हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। एक सेकंड को, कितना मिनट वीडियो हुआ, ठीक।
क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जीरो करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ। तो पहले आर लिख दो आप, आर वेक्टर कितना है, यहाँ लिख देते हैं आई, यहाँ लिख देते हैं जे, यहाँ लिख देते हैं के। आर हो गया अपना 2 -6 और -12, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 3 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये कांस्टेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा अपना -36, फिर माइनस और माइनस माइनस +36 आई कैप, तो ये तो हो गया 0, ठीक। अब j को लिए इसको हाइड करोगे तो 2 × 6 करोगे, यहाँ लिख दोगे -j, 2 × 6 12 माइनस, फिर अगला क्रॉस प्रोडक्ट तो माइनस माइनस +12 अल्फ़ा, ठीक, फिर प्लस k कैप। अब k किसको हाइड करने वाले हो, k को हाइड करेंगे, जैसे ही k को हाइड करोगे 2 × 3 कितना हो गया 6 माइनस, फिर माइनस माइनस +6 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर ये 0 आना है तो ये टर्म भी 0 होना चाहिए, ये टर्म भी 0 होना चाहिए, तो किसी एक को 0 के इक्वल कर दो। मान लो हमने कर दिया 12 + 12 अल्फ़ा को 0 के इक्वल, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ये उधर जाएगा -12 डिवाइड होके कितना आ जाएगा -1। आप चाहो इससे भी कर दो वही कहानी, तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू -1। हर एक क्वेश्चन देखिए आपका कवर हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि इसमें क्या होता था कि एक बॉल होती थी ऐसे घूमती थी और यहाँ से इसको खींचते थे, तो ये पॉइंट मास था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv²r, यानी और अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, क्योंकि इंटरनल फोर्स लग रहा है और मास भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और रेडियस में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली। अगर स्पीड को घटा के हम ऐसे खींच दे, इधर घूम रही है एक बॉल इधर खींच दे, तो ये जो हमारा रेडियस हाफ हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। रेडियस को कर दिया हमने हाफ, तो वेलोसिटी क्या होगी, डबल। और वेलोसिटी डबल हो गई तो आपसे पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बताइए फार्मूला हाफ, मास तो वही है, वेलोसिटी कितना 2v², तो कितना आ गया आंसर, हाफ m4v², तो कितना आ गया 2mv0 का स्क्वायर। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, अगर कोई मास रोटेट कर रहा है प्लेन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे होगा। भाई देखो ये हमेशा क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है, पहले ही आपको सिखा चुके हैं ये सब। अब फिर से वही कहानी आगे देखो, एक स्मॉल बॉल को अटैच किया, रोटेट कराया, वही कहानी है कि टेंशन स्ट्रिंग की इंक्रीज कर रहे हैं बाई पुलिंग टेंशन, ये याद करिए आप, ऐसे ऐसे कराया था इसमें। अगर यहाँ पर हमने रेडियस को डिक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, रेडियस को कितना कर दिया, डिक्रीज 2 टाइम्स, तो बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई, डबल। वेलोसिटी कितनी हो गई, डबल। तो कह रहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया था हाफ mv² में वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज बाई 4 फैक्टर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो गई डबल तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये F दिया है और आपसे रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है कि हमने R क्रॉस F पढ़ा है, टॉर्क का रिलेशन, तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो टॉर्क के और पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा और फोर्स के भी परपेंडिकुलर आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट पे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy प्लेन, कोई पार्टिकल है मास m का xy प्लेन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलोंग स्ट्रेट लाइन, v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन चल रहा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज la, ये चल रहा है, ये मान लो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ का एंगुलर मोमेंटम la है, ठीक, और b पॉइंट का, ये पॉइंट a है, पॉइंट b का lb है, तो बताइए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो बताया है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो चाहे यहाँ हो पार्टिकल, चाहे यहाँ हो, चाहे और कहीं भी हो, पूरे ही टाइम एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से देखो आर क्रॉस एफ पे रिजल्ट आ गया। टॉर्क देखिए बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, तो हमें आर क्रॉस एफ डायरेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन देख के ही हमको आइडिया लग जाना चाहिए। सबके फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट है, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें आइडिया मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आर क्रॉस एफ करना है तो यहाँ लिख देता हूँ 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। बताया गया है आपको कि अगर आई कैप ही चेक करना है तो 3 इंटू 5 15 माइनस 1 तो कितना हो गया 14 आई कैप। जिस भी ऑप्शन में प्लस 14 आई कैप दिखेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। अब उसके बाद फिर से 15, देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। आर क्रॉस एफ, फिर से ऑप्शन देखते रहिए आपको आंसर आ जाएगा। अब यहीं से मन में मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू माइनस 3 यही तो रहेगा, कितना हो जाएगा -6। ठीक, फिर 3 इंटू, चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप, ये r है। f कितना है यार 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फिर से ये पार्ट हिडन, 2 इंटू 4 8 माइनस 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 प्लस कितना आ गया 9, तो 17i कैप। जिस भी ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है, डी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप देखिए कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको एक्चुअल में पता चलेगा आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल ऑफ मास 5। चलिए तो एक पार्टिकल बना लेते हैं, मास है 5 kg, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। इस यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है √2 मीटर पर सेकंड से इन XOY प्लेन में। और यहाँ पर इसने एक वर्ड दिया है y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। इंटरसेप्ट होगा प्लस वाई एक्सिस पर। अब या तो लाइन ऐसे कट करने वाली या तो लाइन ऐसे कट करने वाली है, ठीक। लेकिन यहाँ स्लोप देखा क्या है, एक्यूट है, तो इसका मतलब अगर हम ऐसे बनाते हैं लाइन, ठीक, तब तो सही है। लेकिन ऐसे बना देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, यानी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जहाँ पर दिख रहा है कि स्लोप कितना है 1 बोले तो 45 डिग्री, ये भी 45 और ये 90। इसी पर 5 kg का पार्टिकल है जो 3√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए मास क्या है, फिर हमारे पास होना चाहिए पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का। अब देखो ये 90 है, 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45। अब वेलोसिटी नहीं ली जाएगी, यहाँ वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए जाएंगे। अब बताओ भाई ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। इसके कंपोनेंट तो ये कितना हो जाएगा 3√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये भी कितना 3√2 sin 45, वो भी वैल्यू 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड 3√2 नहीं ली जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड ली जाएगी। तो फार्मूला हो गया mv/r। r का मतलब अब ये डिस्टेंस भी चाहिए, तो स्लोप कितना है हमारा 4 है ना। ये स्लोप मतलब स्लोप कह रहा हूँ सॉरी, इंटरसेप्ट कितना है 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते, 5 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना हो गया 60 यूनिट्स। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन हम नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपके नीट 2017 में आया है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑलवेज नहीं कह सकते। आगे देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, ये भी। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इन बॉडी, ये भी गलत है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज बॉडी, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तो फोर्थ स्टेटमेंट किस किस में करेक्ट दे रहा है, ये दो तो बाहर ही हो गए। अब चेक करना है सेकंड और थर्ड में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो जो कपल होता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कराता है,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ऑब्जेक्ट उसमें घूमता है, चलता नहीं है। तो हमारा ये कह रहा है कि बोथ कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो अपने आप ये स्टेटमेंट सही हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। रॉड है, एक रॉड बनानी है, उसका वेट है W। वेट हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर पे। उसका वेट ले लिया हमने W। दो पैरेलल नाइफ एजेस से इनको रोका गया। ये नाइफ एजेस हैं A और नाइफ एज B, ठीक है। और कह रहा है कि ये दोनों नाइफ जो हैं इन ये दोनों D डिस्टेंस पर है। The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from a. जो center of mass है ना, वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, a से, ये बोला है क्वेश्चन में। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पर नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन होगा Na, इधर का नॉर्मल रिएक्शन होगा Nb। तो इसको सॉल्व करने का हमने क्लास में जो मेथड बताया है वही देखेंगे। अगर Na पे निकालना है तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट कर दीजिए Nb पे। कहाँ पर, मान लीजिए Nb पर। जब Nb पर एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो गया तो बताओ ये वाला जो W है ये किधर मूव कराना चाह रहा है इसे, किधर किधर, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, W इंटू सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, ये पूरी D है, ये x है तो कितना D माइनस एक्स इक्वल्स टू Na कितना दूर पर है, किससे देखना है, इससे। Na कितने दूर पर है, D। तो Na इंटू डी। अब Na निकालना है, आ जाएगा अपना W इंटू डी माइनस एक्स, और ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में। तो आपका ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या, W डी माइनस एक्स अपॉन डी। देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको समझना है फिर से। अगर सपोज Na की बजाय Nb पूछा होता तो हम इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा देते। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आया हुआ है नीट में, फिर से वही कहानी है। हमें पता है कि अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें O को हमने क्या माना है, सेंटर माना है, ठीक। और ये कह रहा है दैट टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0। तो O के अबाउट टॉर्क कितना होगा ये देख लेते हैं। ऐसे पेन को रख देंगे, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो AB F1 इंटू डी, ये किधर घुमा रहा है, इसको किधर घुमा रहा है, हाँ ऐसे कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉक। ऐसे F2 को देखो, ये किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। तो हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज के। तो F3 को देखो किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, इक्वल्स टू F3D। डी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू F3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ से बोला है F3 किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट सही है भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर वेट बॉडी के एक्ट करता है। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द अर्थ इज एज्यूम्ड टू इनफाइनाइट लार्ज रेडियस। भाई इनफाइनाइट लार्ज रेडियस कैसे हो सकता है, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन पे आपको अपना चेक करना रहता है। जैसे टू इवेलुएट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू डू कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड। ये भी सही कह रहा है स्टेटमेंट कि अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर कंसीडर कर लेना चाहिए सारे पॉइंट्स को। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कल हम लोग इसको पूरा कंटिन्यू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।